नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के सिविल सर्विसेज फोकस करंट अफेयर के हमारे पहले सेशन में। हम ये नई सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। 14 जून 2021 इसका पहला एपिसोड होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी करंट अफेयर्स की एक्सपर्टीज का पूरा आप फायदा लें, यही हमारी शुभकामना है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें मैं आपको 15 मिनट में हिंदू अखबार के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स की और एडिटोरियल्स की वेरी क्विक समरी दूंगा, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। 15 मिनट्स एंड द बेस्ट थिंग्स समराइज्ड। शुरू करते हैं आज का हिंदू अखबार का पहला एडिटोरियल। काफी महत्वपूर्ण एडिटोरियल है, जिसमें बात हो रही है कोरोना वायरस के ओरिजिन की। आप जानते हैं इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 17 महीने हो चुके हैं जब पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह बोला था कि भैया चाइना का जो वुहान प्रोविंस है वहां पर निमोनिया के कुछ अननोन केसेस आ रहे हैं। अननोन से इनका मतलब है कि उसका ओरिजिन कौन से वायरस में है, कौन से पैथोजन में है, वो हमें पता नहीं चल रहा है। इस बात को ही 17 महीने हो गए। आज हम जून 2021 में इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा हिंदू का एडिटर बोलता है, और इसका ओरिजिन तो अभी तक पता नहीं चला। मोस्ट लाइकली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस नंबर 2, जिसको नोवेल कोरोना वायरस भी नाम दिया गया, हिंदू का एडिटर बोलता है कि देखिए इसका एक प्राकृतिक उद्गम रहा होगा, नेचुरल ओरिजिन, और या फिर ये किसी लैब में बायो इंजीनियरिंग करके वहां से लीक हो गया। अभी तक जितने भी लोगों ने दिमाग लगाया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसा पक्के में ठोस सबूत नहीं दे पाया कि ये लैब से लीक होके बाहर आया है। इसलिए जो तराजू का पलड़ा है वो नेचुरल ओरिजिन की तरफ ही झुक रहा है। ये जूओनॉटिक है। आप जानते ही हैं जूओनॉटिक डिजीजेस का मतलब होता है जो जानवरों से इंसानों में आती हैं। तो या तो ये चमगादड़ से ह्यूमंस में डायरेक्टली आ गई, या किसी इंटरमीडियरी होस्ट के जरिए आई, यानी मध्यस्थ कोई उसका होस्ट रहा होगा। लेकिन अभी भी कुछ कंक्लूसिव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चाइना अंडर शी जिनपिंग हैज बिकम अ वेरी क्लोज्ड कंट्री टू एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन, और वो कोऑपरेट करना ही नहीं चाहते हैं। इसके पहले के जो छोटे छोटे एपिडेमिक आए थे, SARS और MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें क्या हुआ था कि इंटरमीडियरी होस्ट को तो पकड़ लिया गया था, द सिवेट कैट एंड द ड्रोमेडरी कैमल। लेकिन जो उसका ओरिजिन था, कई सालों के बाद पता चला कि हॉर्स शू बैट यानी चमगादड़ उसका ओरिजिन था। इसका मतलब ये चीजें ढूंढने में जब सब तरफ से कोऑपरेशन होता है तो भी इतना समय लग जाता है। तो आज तो चाइना कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जेनेटिक मैनिपुलेशन इन लैब, पहले दिन से पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आप याद करेंगे, लोगों ने लगातार चाइना पे आरोप लगाया कि भाई इसी ने सारा जेनेटिकली मैनिपुलेट किया होगा। अगर वैसा किया है तो ये एडिटर ऐसा कहता है कि ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस में उसके टेलटेल साइंस विजिबल नहीं हो रहे हैं। आप जानते ही हैं अब दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग की बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। आप केवल 1 दिन में, 2 दिन में सारी चीज़ों का, किसी भी बायोलॉजिकल स्टफ का जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं। तो दुनिया भर के देशों में जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। अरे भाई, कहीं ना कहीं के साइंटिस्ट तो बता देते ना कि जीनोम में ये चीज़ पूरी तरह आर्टिफिशियल मिल रही है, लेकिन चाइना के बाहर के वैज्ञानिक भी कोई आर्टिफिशियल चीज पकड़ नहीं पाए। मतलब ये जो है लैब में बना नहीं है। लैब से हो सकता है लीक हुआ हो, लेकिन वहां बना तो निश्चित ही नहीं है। मेनी क्लेम्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग का मतलब होता है जैव अभियांत्रिकी, यानी आर्टिफिशियली लैब में सिंथेटिक बायोलॉजी बनाना। ये बहुत खतरनाक विज्ञान है। इनफैक्ट आज का हमारा एक पूरा एडिट भी इसके ऊपर है। बहुत शानदार एडिट है ये, हैप्पी मॉन जैकब का, अभी देखेंगे इसको। तो प्यारे दोस्तों, बायो इंजीनियरिंग के क्लेम बिल्कुल झूठे पाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर फ्यूरिन क्लीवेज ऑन स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फ्यूरिन क्लीवेज की बात हो रही थी। पिछले 1 साल से लोग यही बोल रहे थे कि इसका जो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इस आशंका को बल देता है कि भैया ये सब बायो इंजीनियर्ड है, लेकिन कोई सबूत है नहीं। फाइनली एडिटर बोलता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन चाइना ओपन इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, क्योंकि चाइना कैन ऑल्सो बी एट द रिसीविंग एंड समडे, फिर उस दिन चाइना बोलेगा दूसरों को कि भैया हमको इन्वेस्टिगेशन में मदद करो, तो कोई चाइना की मदद करेगा नहीं। वैसे देखिए, अंदर की बात यह है कि चाइना में भी अभी कुछ प्रोविंसेस में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ द डेल्टा वर्जन B16172, और उसके अलावा चाइना ने ओवरऑल जो है कोविड को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया, और इकोनॉमी उसकी जो है अमेरिका के साथ दुनिया की केवल 2 बड़ी मेजर इकोनॉमी
इकोनॉमीज हैं जो 2021 में उनकी साइज 2020 के पहले वाली साइज से ज्यादा होने वाली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि दे हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड इट वेरी वेरी नाइसली। आज का हमारा दूसरा एडिट आपके सामने है दोस्तों, रिन्यूड अनसर्टेनिटी। अब हम चाइना और कोविड से आगे निकल कर आ गए हैं और एडिटर हमको लेकर आ गया भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हम एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज करते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक होता है माइनिंग यानी कि खनन, एक होता है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन इसके 6 एंड यूज कैटेगरी भी होती है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने अप्रैल का जो आईआईपी का डेटा लाया है, उसमें ये अब साफ हो गया है कि हमारे जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मार्च 2021 के मुकाबले अप्रैल 2021 में तीनों का ही डेटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं आपको यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं। पहली बात तो ये बताइए दोस्तों, आपको पहला एडिट समझ में आ गया? तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये पूरा पढ़ा है, एक तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक में दिया हुआ है ना, कमेंट जो हमारा है पहला, उसी में ऊपर ही ऊपर हमने आपको इसके लिंक दिए, डाउनलोड करके रख लो अपने पास। दूसरी बात, ये जो आपने पढ़ा, इसको 1 या 2 लाइन में बिल्कुल आराम से समरी लिख दो नीचे कमेंट में कि सर इसके पहले एडिट की समरी ये है। ये आपको करना है। सेशन को लाइक और शेयर करना, जितना आप सपोर्ट करोगे ना, मैं उतने लंबे समय तक ये 15-15 मिनट की सीरीज को चलाऊंगा। अब आप जानते हैं दोस्तों, एनएसओ जो आईआईपी का डेटा लाता है, मैं आपको आईआईपी और दूसरे इंडाइसेस के बीच का एक बहुत बेसिक फर्क बता दूं। आईआईपी जो होता है वो वैल्यू वाइज मेजरमेंट नहीं करता है, वो वॉल्यूम वाइज मेजरमेंट करता है, ये ध्यान रखना। तो कितना प्रोडक्शन का क्वांटिटी निकला उसको वो मेजर करता है। अब जैसे अगर आप जीडीपी का मेजर देखेंगे तो जीडीपी तो मॉनेटरी वैल्यू का मेजर होता है, लेकिन आईआईपी वॉल्यूम वाइज होता है, क्वांटिटी वाइज होता है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। तो सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्हें इसके क्षेत्रवार जो घटक हैं वो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के तीनों डाउन हो गए दादा अप्रैल में। और जो 6 एंड यूज कैटेगरी है वो 6 की 6 अप्रैल में मार्च के मुकाबले 6 की 6 डाउन हो गई। प्राइमरी, कैपिटल, इंटरमीडिएट, कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, मध्यस्थ वस्तुएं, विनिर्माण वस्तुएं हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो मेरा एक सवाल है, कमेंट थ्रेड में जवाब देंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के बीच का अंतर क्या होता है बताइए। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल वेटेज है ना आईआईपी में, ये तो एक वेटेड अरिथमेटिक एवरेज है, सिग्मा डब्ल्यू आई पी आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, वो है ऑलमोस्ट 77.6%, और ये मार्च से 12.5% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एनएसओ ने ये बोला कि हम इसको अप्रैल 2020 के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि तब तो पूरा भारत बंद था, तो इस बार आईआईपी का डेटा बहुत ज्यादा निकल आएगा तो कोई फायदा ही नहीं है, और वो बात सही भी है। कंपेयर टू 2019, तो अगर हम 2020 को रूल आउट कर दें क्योंकि लॉकडाउन था, ये था, वो था, हटा दें, तो 2019 एक अच्छा बेस होगा चेक करने के लिए, क्योंकि फिर श्रिंक होके हम वहीं आ गए हैं लौट के। मैन्युफैक्चरिंग भारत में बुरी तरह सफर कर रहा है, ये सबक अब साफ हो चुका है, क्योंकि 2021 अप्रैल का आईआईपी का मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपोनेंट है वो 2019 के मैन्युफैक्चरिंग के आईआईपी कंपोनेंट से भी कम निकला है, 0.9%, 2 साल बाद। कैपिटल गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल 14.5% और 11.5% श्रिंक हो गए। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में डिमांड साइड कंप्रेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्यों मैंने डिमांड साइड बोला? क्योंकि डिमांड कम है तभी तो प्रोडक्शन कम है। अगर डिमांड बढ़ रही होती तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होता, दोनों कनेक्टेड है ना। तो कोरोना की जो दूसरी लहर भारत में आई है, उसने कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स यानी कि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं, जो इंसान आज के कंजम्पशन, कल के कंजम्पशन, परसों के कंजम्पशन के लिए, दूध हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, ऐसी चीजें, उसमें भी 11% की कटौती हो गई। और यह ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो कंपोजिट इंडेक्स है वो मई में घट के 48 रह गया। 50 से नीचे होता है तो कॉन्ट्रैक्शन, 50 के ऊपर होता है तो एक्सपांशन। नियर टर्म रिवाइवल यानी अगले कुछ हफ्तों में आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उपभोक्ता लेड डिमांड में, यानी भारत के 25 करोड़ हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, उसमें डिमांड बढ़ेगी और उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इसकी संभावना असंभव है क्योंकि नौकरियां चली गई हैं, सेविंग्स खत्म हो गई हैं और लाखों लोग जो हैं कोविड का शिकार हो गए हैं। तो अब तो भारत सरकार को कमर कस के मैदान में आना चाहिए, डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, इनडायरेक्ट वो आरबीआई वाला नहीं, और बहुत तेजी से ज्यादा लोगों को टीके लगाने चाहिए, तभी इकोनॉमी की दिशा और दशा बदलेगी। कमेंट थ्रेड में इसकी फटाफट 1 या 2 लाइन में समरी निकालिए और इसके ऊपर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। अब आ गए आज के भीम का एडिटोरियल पे। एम के नारायणन साहब ने लिखा है, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। हिंदू का अखबार आप खरीद के पढ़िए, इसका ई पेपर या हार्ड पेपर अपनी कॉपी खुद की खरीदिए।
हम यहां सिर्फ आपको एनालिसिस दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी दुनिया में इतना बड़ा मुद्दा अचानक से पिछले 5 साल में बन गई है। द वर्ल्ड इज हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। इस टाइटल का मतलब समझ रहे हैं आप? ये दुनिया जो है साइबर रेजिलियंस यानी कि कंप्यूटर क्षेत्र में होने वाले हमलों से बचाव के लिए अभी तो तैयार ही नहीं है। हार्डली वायर्ड का मतलब होता है, एक होता है हार्ड वायर्ड यानी पूरी तरह से रेडी, और एक होता है हार्डली वायर्ड यानी कि बिल्कुल भी तैयार नहीं। दोनों में बहुत फर्क है, हार्ड वर्क और हार्डली वर्क वाला फर्क है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्कर एंड ही वर्क्स हार्डली, दोनों में बहुत अंतर होता है। वही वाली कहानी, बहुत अच्छा टाइटल है। नारायणन साहब कहते हैं कि बहुत ही नियमित रूप से लार्ज स्केल साइबर अटैक अमेरिका में 2020 से चालू हो गए, जिससे एक बात साफ हो गई है कि हमारे सिविलियन टारगेट्स भी भेद्य टारगेट्स बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं, और इसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जो हैं उछल उछल के हमला कर रहे हैं। सोलर विंड का हैक हुआ 2020 में रशिया से, जिसमें सोलर विंड नाम की कंपनी जिस का सॉफ्टवेयर अपडेट करती थी वो सारी बड़ी बड़ी कंपनी और सरकारी संगठन हैक हो गए। और उसके बाद चाइना के हैफनियम ग्रुप ने हमला किया जनवरी 2021 में, और उसके बाद मई में कॉलोनियल पाइपलाइन ईस्टर्न सीबोर्ड पे अमेरिका के पूरी हैक हो गई, और मिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन रैंसम में डार्क साइड ने मांगे, जिसको एफबीआई ने पकड़ लिया बाद में। ये सारे सिविलियन टारगेट थे। तो आज भारत के सामने, अमेरिका के सामने, पश्चिमी देशों के सामने क्या खतरा हो गया? साइबर वॉरफेयर एक असली खतरा है, और जिसको आज हम बड़े फैशनेबल तरीके से बोलते थे कि भैया ये 5th डोमेन है, लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, साइबर। 5 डोमेन होते हैं ना वॉरफेयर के, तो साइबर 5वां डोमेन तो एक्चुअली बन चुका है, और अब उसको एक नया टारगेट मिल गया है, वो है सिविलियन टारगेट। आज तक दुनिया भर में मिलिट्रीज का टारगेट होता था कि 0 डे वल्नरेबिलिटी से खुद को बचाओ। 0 डे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जब आपने किसी मशीन में सॉफ्टवेयर लगाया तो उसमें पहले से कुछ ऐसी कमी थी जो किसी को पता था, और उस कमी का, उस छेद का, उस खुले हुए सॉफ्टवेयर के दरवाजे का इस्तेमाल करके वो अपना वर्म, वायरस अंदर घुसा देता था, और इसी पे सारा का सारा फोकस था। यह बात 2010 में ईरान ने बहुत ही कड़वे सबक से सीखी, जब ऐसा आरोप है इजराइल और अमेरिका ने स्टूएक्स नेट वर्म घुसा दिया था इजराइल के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में। तो ईरान का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम कोलैप्स हो गया था, अब वो फिर से खड़ा हो चुका है। रैंसमवेयर और फिशिंग, ये 2 स्ट्रेटजीज हैं। आपके कंप्यूटर को लॉक कर दो, रैंसम मांगो, और फिशिंग यानी बिल्कुल असली दिखने वाले मेल भेज के फंसा लो, आदमी उस पर क्लिक कर देता है, पूरी कंपनियां डाउन हो सकती हैं रैंसम के लिए। ये खतरा आज भारत की भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस के सामने आ चुका है। कोविड-19 में साइबर अटैक जो हुए उसमें मानवता का पूरा अभाव देखा गया, क्योंकि उन्होंने हेल्थ फर्म्स पे हमला किया, पेशेंट्स का डेटा चुराया, और उनका ऐसा मानना है कि हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स इतना डर जाएंगे इससे कि वो आगे बढ़ के रैंसम दे देंगे। सबसे खतरनाक ये है कि अब साइबर हैकर्स और ज्यादा नीचता पर उतर आए। वो क्या कर रहे हैं? पहले कंप्यूटर में घुस के डेटा चुरा लेते हैं, और उसके बाद रैंसमवेयर लगा के बोलते हैं कि हम डेटा चुरा लेंगे। तो आदमी पैसा भी दे देता है और डेटा भी चोरी होता है। इसको कहते हैं डबल जेओपार्डी। अब इसमें कौन कौन ये कांड कर रहा है? देखिए, पूरे देश कर रहे हैं। रशिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया से आरोप है, वो जियोपॉलिटिक्स के लिए करते हैं, अपराधी पैसे के लिए करता है, और टेररिस्ट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोलिफरेट करने के लिए करते हैं। स्टेट्स, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट। साइबर सिक्योरिटी जो दोस्तों वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसके 3 स्टेजेस होते हैं। आज दुनिया में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, क्लाउड कंप्यूटिंग से वो लिंक्ड है। तो डेटा एट रेस्ट होता है जब आप उसको क्रिएट करते हैं, डेटा इन मोशन होता है जब वो कहीं स्टोर होने के लिए जाता है, और डेटा इन यूज स्टोर होने के बाद जब उसको निकाल के यूज करते हैं। ये तीनों के तीनों हैक हो सकते हैं। और आज अब पूरा आने वाले 10 सालों में जो स्ट्रेटजी होगी, इस डेकेड को आईबीएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हाल ही में कहा है कि अगले 10 साल सुबह शाम साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, और केवल 0 ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट से ही समस्या सुलझेगी। अब इसका क्या मतलब? देखिए, 0 ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट का मतलब है इंसानों पे भरोसा मत करो कि वो सिक्योरिटी लाएंगे, आप सिस्टम पे भरोसा करो। अब आपको बिटकॉइन और ब्लॉकचेन याद आया होगा, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब ये साइबर सिक्योरिटी में बोला 0 ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट बनाओ, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा बिटकॉइन का ब्लॉकचेन भी बोलता है, और उसमें ह्यूमन ट्रस्ट का रोल ही नहीं है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं दोनों के बीच की लिंक क्या है? आ गए हैं अगले एडिट पर, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, हमारे करंट अफेयर के बहुत शानदार प्रीमियम प्रोग्राम चलते हैं, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। सीए बूस्टर प्रीमियम हम महीने में 20 सेशन 1-1 घंटे के 45 मिनट के देते हैं, और पावर ऑफ 10 हम हर संडे देते हैं। अभी तक सीए बूस्टर प्रीमियम के 245 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पोर्टल पे,
और पावर ऑफ 10 के ऑलरेडी 52 सेशन हो चुके हैं। आप इसमें 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए चाहे तो यूट्यूब पर नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आज के आज ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पीटी साइट पर आ सकते हैं। ये अपने आप में करंट अफेयर के लिए बहुत ही अद्भुत सॉल्यूशंस हैं। पावर ऑफ 10 तो जनरल स्टडीज की तैयारी करने वालों के लिए वरदान है। आप अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें 52 सेशन है, 520 एडिटोरियल तो अभी रेडी मिलेंगे, एकदम खतरनाक लेवल के, वो बिल्कुल ही टॉप लेवल प्रोफेशनल काम है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंसियर जीएस एस्पायरेंट, अगर आपने हमारी एकेडमी ज्वाइन नहीं की है तो आप पावर ऑफ 10 तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर, हैप्पीमन जेकब हमारे लिए लेकर आए कि भैया भविष्य में सिंथेटिक बायोलॉजी हमको क्या क्या तकलीफ दे सकती है। अब उसकी बात कर लें। कोविड-19 ने हमारी पूरी डेफिनेशन नेशनल सिक्योरिटी की बदल दी है। पिछले 2 सालों में सारी दुनिया ने देख लिया। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि सिंथेटिक बायोलॉजी यानी कि कृत्रिम जीव विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, नैनो प्रौद्योगिकी, ये सब आ रही हैं। बायोसिक्योरिटी कंसर्न सिंथेटिक बायोलॉजी के दुनिया में आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। यूएस डीओडी ने 2014 में बायोटेक्नोलॉजी को, सिंथेटिक बायोलॉजी को सबसे डिसरप्टिव 6 टेक्नोलॉजीज में से एक का नाम दिया था। उस बात को भी 7 साल हो गए। सिंथेटिक बायोलॉजी होती क्या है दोस्तों, यानी कृत्रिम जीव विज्ञान क्या होता है। इनका कहना है सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को लेबोरेटरी में मैनिपुलेट करो जिससे बीमारियां ठीक हो। आप देखिए ना, इंसुलिन जो बनती है अल्टीमेटली सारा बैक्टीरिया ही बनाते हैं ना, तो वो भी तो सिंथेटिक बायोलॉजी है, लेकिन वो करोड़ों जान बचा रहा है। और सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, अपनी प्रकृति से ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो तो डेलिबरेट मिसयूज भी हो सकता है। तो कोई ना कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर जानबूझ के, आज का हमारा पहला एडिट भी यही था ना कि क्या चाइना ने ऐसा किया, और एडिटर ने बोला था कि भाई चाइना ने ऐसा नहीं किया, ऐसा लग रहा है। एक्सीडेंटल लीक हो सकती हैं हमारे लेबोरेटरीज से, क्योंकि स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हुई, सेफगार्ड नहीं हुआ। ये जो फील्ड है सिंथेटिक बायोलॉजी की, इसका इंटरनेशनली कोई रेगुलेशन भी नहीं है। न्यूक्लियर का तो रेगुलेशन है, सिंथेटिक का तो रेगुलेशन भी नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल कितना खतरनाक है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी व्यापक स्तर पर नरसंहार करने की क्षमता रखना, वो आज तक हमने न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजी 3 के लिए माना। तो दुनिया भर के देश जब आपस में मिले पिछले 50 सालों में, न्यूक्लियर के लिए एनपीटी कर दिया, सीटीबीटी कर दिया, केमिकल के लिए अपना ओन केमिकल एक कन्वेंशन है, बायोलॉजी के लिए जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन है वो आज तक रेटिफाई ही नहीं हो पाया। तो वो बेसिकली बेकार है। ये जो BTWC 1972 है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स को तो बैन करता है, लेकिन उसकी रिसर्च को बैन नहीं करता, बायोलॉजी की। द डिस्टिंक्शन बिटवीन बायो वेपन, जिसको BTWC कंट्रोल करता है, एंड बायोलॉजिकल डिजीजेस, जिसको WHO कंट्रोल करता है, इनके बीच की दूरी भी अब बेकार हो गई है। क्योंकि कोविड आने के बाद अब सबको एक बात समझ में आ गई है कि ये जो वायरस है, अगर ऐसा निकाल के किसी ने दुनिया भर में फैला दिया तो पूरी दुनिया ठप हो जाती। ये तो 2 साल में हमने सीख लिया। तो बायो वेपन और डिजीज एक्चुअली एक ही हो गए। भारत की क्या स्थिति है यहां पर, इसने हैप्पीमन जेकब ने बहुत अच्छे से समझाया इस पोर्शन में एडिट के। ओरिजिनल हिंदू अखबार खरीद के पढ़िएगा। भारत की स्थिति है कि हम पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास पूरे देश में डिजीज सर्वेलांस के मैकेनिज्म बहुत कच्चे हैं। हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन 3-4 अलग अलग मंत्रालयों में, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे सरकारी अस्पताल बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम बहुत कम खर्च करते हैं। कोविड ने भारत को वेकअप कॉल दे दिया है कि अगले 10 साल के लिए हमें इस पे फोकस काफी बढ़ाना पड़ेगा। मजा आया दोस्तों? तो इसकी समरी निकाल के दे दीजिए कमेंट थ्रेड में। रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी एंड इजराइल कोलिशन हैज एंडेड नेतन्याहू एरा। प्यारे दोस्तों, रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं, कम से कम 17 बहुत ही रेयर अर्थ ऐसी चीजें होती हैं जो मिनरल चाइना में ही निकलते हैं। अब दुनिया भर में विंड टर्बाइन बनाने के लिए, पवन चक्की बनाने के लिए, ड्रोन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब में जो मैग्नेट्स लगते हैं उसमें रेयर अर्थ लगते हैं। तो अब एक सवाल आया है कि क्या चाइना एक दिन ये रेयर अर्थ को निकालना और इनको एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा? अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका और यूरोप की ये पूरी की पूरी कंपनियां ठप हो जाएंगी, और कम से कम ऐसे 17 हैं। ह्यूज ग्रोथ इन क्लीन एनर्जी, अगले 10 साल में क्लीन एनर्जी की बातें हो रही हैं। इस वजह से रेयर अर्थ की डिमांड बहुत बढ़ गई। अमेरिका ने तो 2019 में अपने रेयर अर्थ का 80% चाइना से लिया, यूरोपियन यूनियन ने 98% लिया। तो चाइना अगर चाहे तो रेयर अर्थ वॉरफेयर चालू कर सकता है। चाइना आज इस मार्केट को डोमिनेट करता है, तो उसके हाथ में एक ऐसा लीवर आ गया है कि वो इनका गला कभी भी पकड़ सकता है। अमेरिका ने हाल ही में जून 2021 में एक बहुत बड़ा कानून पास किया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्ट, जिसमें उसने साफ साफ बोल दिया है कि हम चाइना को हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी खत्म नहीं करने देंगे, आगे नहीं निकलने देंगे, और उसके लिए जितना खर्च करना पड़ेगा
हम करेंगे। अब इसके अंदर, इस कानून के अंदर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को बढ़ाने की भी बात की गई है और अमेरिका ये बोल रहा है कि हम खुद भी रेयर अर्थ का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो वो चाइना पर ही निर्भर है। रीसाइक्लिंग एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर अमेरिका और यूरोप रीसाइक्लिंग रेयर अर्थ की शुरू कर दें तो हो सकता है कि 2030 तक ये अपना 20-30-40% तो रीसाइक्लिंग से ही प्राप्त कर लें। आज रीसाइक्लिंग प्रैक्टिकली जीरो हो रही है, लेकिन वो तो आगे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। आई होप आपको मजा आया। समरी निकाल देना। और इजराइल की राजनीति में हमेशा की तरह लंबा चौड़ा उठापटक हो चुका है। अल्ट्रा राइट विंग, अल्ट्रा नेशनलिस्ट नफ्ताली बेनेट साहब जो हैं, छोटी सी पार्टी है उनकी, उन्होंने 12 साल से प्रधानमंत्री बने हुए बेंजामिन नेतन्याहू को पछाड़ दिया और इजराइल की पार्लियामेंट में जीत गए और उनका कोलिशन जीत चुका है। इसके अंदर 8 बहुत अलग अलग किस्म की पार्टियां एक साथ आई हैं, जिसमें इजराइल के इतिहास में पहली बार एक अरब पार्टी भी साथ में जुड़ी। आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर बहुत सारे अरब नागरिक भी रहते हैं। ये सारे लोग बेंजामिन नेतन्याहू की वर्किंग स्टाइल के बिल्कुल खिलाफ हैं और ये चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ रोज रोज के झगड़े थोड़े कम हो जाए, अमेरिका से रिश्ता थोड़ा सा सुधर जाए। लेकिन नेतन्याहू ने ये बोल दिया है कि भैया मैं हार मानने वाला नहीं हूं और आई विल बी बैक, जैसे वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोला था ना टर्मिनेटर में। लेकिन बेनेट जो है अल्टीमेटली नेतन्याहू से अलग नहीं है। नफ्ताली बेनेट ने भी बोला है कि ये जो ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम इसका विरोध करते हैं और अमेरिका ने जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, हम इसका भी विरोध करेंगे। पिछले 2 साल इजराइल में 4 इलेक्शन हुए, 11 दिन का गाजा का युद्ध हुआ और कोविड का आउटब्रेक हुआ। हालांकि अब वो कंट्रोल हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। याद रखिएगा 6 जुलाई से S&T क्रैकर कॉम्बो कोर्स शुरू हो रहा है और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और जैसा मैंने कहा, जो सिंसियरली करंट अफेयर और जीएस करना चाहते हैं, हमारे ये कोर्सेज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, खासतौर पे पावर ऑफ 10। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। क्या आपको अच्छा लगा मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो मैं सीरीज आगे चलाता रहूंगा। कृपया इसको स्प्रेड करने में हमारी मदद कीजिएगा। नमस्ते, जय